Hello everyone, a very good evening to all of you. Welcome to the Officer Adda 24/7, the special session of your BRBL subject in the bilingual language. So आप में से जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं जो इस सेशन में नए हैं, सबसे पहले सेशन को जितना हो सके आप लोग शेयर करिए, सेशन को लाइक करिए। यहाँ पे जो हम पढ़ाएंगे वो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। वी नो दैट आप में से काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि भाई सबको जॉब जाना कंपलसरी है। अब जॉब के बाद जो आप लोगों का पेड क्लास होता है, पेड क्लास आप लोग अटेंड नहीं कर पाते, तो हम लोगों का भाई और उसका भी एक जरिया है कि आप लोग भाई वहाँ पे रिकॉर्डेड सेशन को देख सकते हैं, राइट। उसके बाद ये जो आप लोगों का यहाँ पे जो भी सेशन चलता है, जैसे अभी हम लोग समरी सेशन चला रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो समरी सेशन में हम पहले मॉड्यूल डी को सारा कवर कर रहे हैं। मॉड्यूल डी जिसमें आप लोगों के टोटल 9 एक्ट है। वी हैव डन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, सोगा, टीपी, और आज हम करेंगे आरटीआई एक्ट। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो चलिए, राइट टू इंफॉर्मेशन को हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से। ये एग्जैक्टली होता क्या है, देखिए। अभी इलेक्शन है, आप सबको मालूम है। तो इलेक्शन, जब हम लोकसभा के मेंबर्स का इलेक्शन हो गया, ठीक है, तो उनका काम क्या होता है? लॉ बनाना, राइट। ये सबको मालूम है, ठीक है। तो जब हम लोगों का काम है वोट करना, वोट के थ्रू लोगों का सिलेक्शन होता है, वो हमारे लिए लॉ बनाते हैं, तो क्या हम लोग कभी उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वी कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम देम, ठीक है। सो राइट टू इंफॉर्मेशन, दिस एक्ट इज टू सिक्योर द access to information under the control of public authority to the citizen। तो यहाँ पे citizen का नाम क्यों लिया गया है? क्योंकि citizen का बेसिकली मतलब होता है, जो कि आप लोगों का इंडियन सिटीजन, इसकी बात की गई है। तो इंडियन सिटीजन कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है। दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी। और पब्लिक अथॉरिटी हमेशा याद रखिएगा गवर्नमेंट के अंडर होता है। तो गवर्नमेंट आप लोग का सेंट्रल भी हो सकता है और आप लोगों का स्टेट भी हो सकता है, ठीक है। सेंटर एंड स्टेट बोथ। तो ये हमारा क्या है, क्रक्स है इस एक्ट का, कि वाई सेंटर एंड वाई स्टेट विल बी इन्वॉल्व हियर। ओके, द एक्ट एम एट प्रमोटिंग transparency and accountability in the working of every public authority and containing the corruption। मतलब हमें इंफॉर्मेशन पूछने की जरूरत क्यों है? बिकॉज एवरीबडी इज परफेक्ट, वी आर द ओनली सिटीजन, बट ये हमारा राइट है। जो हमारे लिए लॉ बन रहा है वो किस बेस पे बन रहा है, तो ये हमें जानने का हक है। द एक्ट come into force in the stages on 15 June 2005 and 12 October 2005। The Chief Information Officer and the Central Assistant Public Information Officer are appointed by the Public Authority। तो यहाँ पे Chief Public Information Officer and सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है, ये दोनों आप लोगों के हैं। दैट इज अपॉइंटेड बाय द पब्लिक अथॉरिटी। तो भाई पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा ये लोग क्या होते हैं? अपॉइंट होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आप लोगों का आता है, ठीक है। नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो ये चीज याद करना बहुत जरूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को अपॉइंट करता है। दैट इज इंपॉर्टेंट। आरटीआई इज एप्लीकेबल टू द बैंक एंड अदर इंस्टीट्यूशन ऑल्सो दैट इज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, तो प्राइवेट का नहीं। RTI provide for exemptions from disclosure of information in respect of certain information including commercial confidence, trade secret we cannot ask। तो हम RTI में हर एक क्वेश्चन को नहीं पूछ सकते, ठीक है। RTI में हम लोग हर एक क्वेश्चन को नहीं पूछ सकते हैं। The exemption is available to the bank if the disclosure of information is likely to harm the competitive position of the bank। मतलब बैंक में भी आप लोगों का ये जो exemption है वो चलेगा। मतलब बैंक में भी हम कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते जिससे कि आप लोगों का नुकसान हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? दिस इज द क्रक्स ऑफ योर आरटीआई। एक बार फटाफट देखिए इसको।
एक बार फटाफट देखिए इसको, एनी डाउट? ठीक है, सो आई होप सो आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर नाउ। ओके, व्हाट इज दिस? द राइट टू इंफॉर्मेशन, क्या लिखा हुआ है आप लोग का? राइट टू इंफॉर्मेशन गिव राइट्स टू एवरी सिटीजन टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी पब्लिक अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट। मतलब हम लोग किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से वी कैन आस्क द क्वेश्चन, ठीक है? ही नीड नॉट गिव रीजन फॉर रिक्वेस्टिंग द इंफॉर्मेशन, हमें कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है कि वाई वी आर आस्किंग द क्वेश्चन। Every public authority is required to display the specified information about the organization its employee and continue to update the information periodically. Every public authority is required to designate one and more of its official as a central public information officer and the district level, मतलब ये दोनों designation आप लोग के important है, central public information officer and at the district level central assistant public information officer, these two. The central assistant public information officer are required to receive request for information और सेम फॉरवर्ड करेगा किसको? सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन, मतलब जो असिस्टेंट होगा। देख सकते हैं सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ये क्या करेगा? इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा किसको? सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर विद इन 5 days. So this is important. Within 5 days he will send the information. That is important. देखिए ध्यान से. Is that okay? Now, fees has been prescribed both for application and for the cost of furnishing information. And information has to be furnished. मतलब information मान लीजिए हमने किसी से भी क्वेश्चन पूछा, within 30 days आना चाहिए reply. Where the request involve disclosure of information furnished by the third party. Third party मतलब कोई भी आप लोगों का public authority भी थर्ड पार्टी में हो सकता है. सो वेयर रिक्वेस्ट इन्वॉल्व डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द थर्ड पार्टी, then the central public information officer intend to disclose it within 5 days from the receipt of request communicate writing to third party's intention to disclose. The third party has right to make representation. तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी का इंडिकेशन है आप लोगों के डेफिनेशन टर्म में भी गिवन है. व्हाट इज थर्ड पार्टी? तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व जो भी आप लोगों का अदर ऑर्गेनाइजेशन है दैट दे कैन आस्क क्वेश्चन विच इन्वॉल्व इन दिस वन. द एक्ट प्रोवाइड राइट टू अपील, हम अपील कर सकते हैं किसको? सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, ठीक है? और इनको अपील हम विद इन 90 डेज में करेंगे. तो ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट टर्म. डन. चलिए अब करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस आरटी एक्ट के. तो ये आप लोगों का समरी है और समरी के बाद आप लोगों के क्वेश्चंस यहाँ पे हम करने को मिलता है. सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे ये रहा, दैट राइट टू इंफॉर्मेशन वाज इनेक्टेड टू कंटेन द करप्शन. दैट इज ट्रू एंड फॉल्स. टेल मी. दैट इज ट्रू एंड फॉल्स. टेल मी. हाँ जी क्लास. Yes class, what is the right answer? So in that case that is absolutely true. Okay. Right to Information Act come into force in 12 October 2005. Tell me. Tell me class, what is the right answer?
What is the right answer for this question? The right to information that is come into force in 12 October 2005. That is absolutely false. Okay, this is not the right answer. Done. Next. Right to information was repealed the Freedom of Information Act. It means RTI से पहले क्या हमारा Freedom of Information Act 2002 चलता था? बताइए. So class, the answer is true. इससे पहले आप लोगों का यही एक्ट चलता था. राइट टू इंफॉर्मेशन अप्लाई टू द ऑल ऑर्गेनाइजेशन. पब्लिक प्राइवेट सब पे अप्लाई होता है आप लोग का ये. पब्लिक प्राइवेट सब पे अप्लाई होता है. सबको भाई आंसर देना है. हेलो, इट्स अ पृथ्वी सर, प्राथवी राजमीना सर. बताइए, जो राइट टू इंफॉर्मेशन है अप्लाई टू द ऑल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज एब्सोल्युटली फॉल्स. बिल्कुल नहीं, फॉल्स. दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू. Central Public Information Officer are appointed by central government. अभी हमने पढ़ा था, इनको कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है. फिफ्थ, ये क्वेश्चन आप लोग का बहुत बार पूछा जा चुका है. जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, सेशन को जितना हो सके लाइक करिए, सेशन को शेयर करिए. So, Central Public Information Officer, that is not appointed by central government, that is absolutely false. ठीक है. Next, पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज पब्लिक अथॉरिटी? अथॉरिटी established by government, authority established by law, a non-government organization, any authority or body or institution of self-government established, constituted by, under consti, by any other law made by parliament or by any other law made by state legislature, by notification issued and the order made by the appropriate government. बताइए, पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या है? What is public authority? Tell me, class. So in this case, the right answer is D. This is the right answer. Right to information means what? Inspection of work, documents record, taking notes, extract certified copy of document, taking certified sample of material, all of the above, obtaining information in the form of disk, floppy, etc. of information stored in a computer or in any other device. What is the right answer? Excellent, Prathavi Rajmina sir, ma'am. बताइए क्लास, राइट टू इंफॉर्मेशन का ये आपका डेफिनेशन टर्म है, इसका मतलब क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन मीन्स व्हाट? So here, right to information is basically D is the right answer. ठीक है, D is the right answer. Next, every citizen is entitled. Every citizen मतलब जो भारत का नागरिक है is entitled to seek information under Right to Information Act from the public authority. That is true and false. That is true and false, class. बताइए.
So here every citizen, that is absolutely true. ठीक है. Every public authority is required to display information about their organization employee periodically. क्या पब्लिक अथॉरिटी को भाई उनके एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में टाइम टू टाइम शो करना जरूरी है? क्या ये ऑब्लिगेशन है पब्लिक अथॉरिटी का? क्या ये ऑब्लिगेशन है पब्लिक अथॉरिटी का? द आंसर इज यस. अगर शो करेंगे तो हमें क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इन एवरी पब्लिक अथॉरिटी. बहुत बढ़िया क्वेश्चन. सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर. पब्लिक अथॉरिटी अपॉइंट सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एंड सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर. ये चीज याद रखिएगा. ठीक है. सो दिस इज फॉल्स. सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपीलांट बॉडी होता है सेकंड वाला CIC उसको करता है. अ पर्सन सीकिंग इन्फॉर्मेशन हैज टू डिस्क्लोज अ रीजन. क्या रीजन बताना जरूरी है? इफ वी आर आस्किंग एनी क्वेश्चन तो क्या रीजन बताना जरूरी है? द आंसर इज नो. A central assistant public information officer has forwarded the request for information to the concerned public authority within 5 days अगर वो क्वेश्चन उसके सेगमेंट से रिलेट नहीं है. जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा किसी डिपार्टमेंट से बट एक्चुअल क्वेश्चन उस डिपार्टमेंट का नहीं था, वो किसी वाटर डिपार्टमेंट का था, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला क्वेश्चन पूछेगा वाटर डिपार्टमेंट से सेम क्वेश्चन, कब भेजेगा? विद इन 5 days. दैट इज ट्रू एंड फॉल्स. So that is absolutely true. ठीक है. Now, the request for information has to be disposed within 30 days. जो हम क्वेश्चन पूछते हैं क्या उसका रिप्लाई विद इन 30 days आना चाहिए? Yes or no? The request for information has to be disposed of ordinarily within 30 days. बताइए. The answer is yes. No third party information can be sought from the public authority. क्यों भाई? They cannot ask question from the public authority. That is absolutely seventh false. They can ask question. If information requested is not provided, it will be treated as refusal. मतलब अगर information नहीं provide हुआ है तो क्या इसको हम refusal बोल सकते हैं? That is true. If there is a no redressal, if the central public information officer refuse to provide the information, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ठीक है. अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो हमारे पास और भी अपीलेंट बॉडी है. Central Information Commission can recommend taking disciplinary action against Central Public Information if the latter failed to furnish information within time period. That is true. क्योंकि ये हमारा सेकेंड अपीलेंट बॉडी है, ये हमारा फर्स्ट अपीलेंट बॉडी होता है, तो अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा वी कैन रिकमेंड दिस वन. सो दिस इज द. Hello everyone, a very good evening to all of you. Welcome to the ऑफिसर अड्डा चैनल ऑफ अड्डा 24/7. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. जो भी यहाँ पे CIB जुलाई 2024 एग्जाम के एस्पिरेंट हैं, आप सब जानते हैं कि आप लोगों का समरी सेशन यहाँ पे चल रहा है जहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके डिस्कस करते हैं और हर एक एक्ट का आप लोगों का समरी को कंप्लीट किया जाता है. तो ये जो आप लोग का सेशन है बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अभी हम लोगों का टारगेट है मॉड्यूल डी को करना, उसके बाद मॉड्यूल सी, देन मॉड्यूल बी, देन आप लोग का मॉड्यूल ए. ये 4 मॉड्यूल है जिसका हम लोगों को समरी और उसके मैकमिलन के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग को करना है. ठीक है. सो चलिए आज का सेशन है. आज हम 2 एक्ट कंप्लीट करेंगे. सबसे पहला IT एक्ट कंप्लीट करेंगे और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इस दोनों को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे. इज दैट ओके? आई होप सो. मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही होगी, स्क्रीन सबको विजिबल होगा. सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए. नाउ व्हाट इज IT एक्ट? देखिए पहले जो भी बैंक का काम होता था राइट, वो क्या होता था? पेपर बेस्ड होता था. जो भी कस्टमर के रिकॉर्ड थे आप लोग पेपर बेस्ड रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखते थे. लेकिन जैसे ही 2000 में आप लोगों का
आईटी एक्ट पिक्चर में आया तो यहाँ पे जितने भी आप लोगों के रिकॉर्ड्स है वो सब आप लोग डिजिटल फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हमारे इंडिया में आईटी एक्ट कैसे आया? तो भाई इंडिया में आईटी एक्ट आप लोगों का यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ये आप लोग का यूएन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, 1997 में जो आप लोग का स्टैब्लिश हुआ, और इसी के अंतर्गत हम लोगों का क्या है, ये आप लोगों का आईटी एक्ट पिक्चर में आया। तो आप लोगों का ये क्वेश्चन बन सकता है जो कि आईटी एक्ट कहाँ से रेफर किया गया, ठीक है। जो जो क्वेश्चन बनता है वो आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है, और ये जो समरी है, समरी इज अ क्विक रिविजन दैट वॉट एवर वी हैव रेड इन द पेड क्लास. So it provide the legal infrastructure for the e-commerce in India. तो IT Act basically जो भी हमारे इंडिया में ई कॉमर्स अब हम कर रहे हैं, बिकॉज अब टोटली हम लोग किस पे डिपेंड है, ऑनलाइन पे डिपेंड है। तो ऑनलाइन में अगर कोई भी डिफेक्ट आता है तो आईटी एक्ट इज देयर, ओके। सो विच इन्वॉल्व द यूज ऑफ अल्टरनेटिव टू द पेपर बेस्ड मैथड ऑफ कम्युनिकेशन। तो पहले जो आप लोग का पेपर बेस्ड चलता था, तो आईटी एक्ट के आने से आप लोग का पेपर बेस्ड यहाँ पे हट गया है, okay. And the storage information and facility electronic filing of document of the government agency. The section of this act is thus very important in the electronic age, where documents are transmitted through the electronic means to everyone including the bankers, ठीक है। The knowledge of first schedule of the act providing details of document and transaction to which act does not apply is also very essential. तो ये हमारा बेसिक सा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो आप लोग के बुक में है, इतना ही क्या गिवन है, आप लोग का समरी गिवन है। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन। सबसे पहला, आईटी एक्ट वाज इंट्रोड्यूस ऑन द इनिशिएटिव ऑफ आईटी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन पार्लियामेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नन ऑफ द अबव, या यूनाइटेड नेशनल कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। और जो समरी भी मैं लेके आ रही हूँ, आप सबको बता दूं, ये समरी भी आप लोगों के मैकमिलन बुक का है। तो मैकमिलन बुक का जो कंटेंट है वो मैं पेड क्लास में पढ़ाती हूँ, विथ मेरे नोट्स भी रहते हैं। उसके बाद जो समरी है वो आप लोगों के बुक का है, जो क्वेश्चंस है वो भी आप लोगों के मैकमिलन बुक का है, और किसी भी सब्जेक्ट में इस बुक के अलावा कहीं भी कोई आप लोग का क्वेश्चन नहीं आता है। तो बताइए क्लास, सबसे पहला आईटी एक्ट जो हमारे इंडिया में 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ है, वो किस के रेफरेंस से आप लोग का इंट्रोड्यूस हुआ है। ये क्लास लाइव चल रही है, आप लोग प्लीज यहाँ पे बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर। एवरीवन हैव टू गिव मी रिप्लाई यस, जल्दी बताइए जो जो यहाँ पे लाइव है, जो जो यहाँ पे लाइव है सबको यहाँ पे आंसर बताना है। व्हाट विल बी द राइट आंसर। इट वॉज इंट्रोड्यूस, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था, तो ये हमारा देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो यूनाइटेड नेशनल कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ये आप लोगों का इसके अंतर्गत आया। सो द राइट आंसर इज ई विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेलेंट ट्राइब्यूनल अंडर आईटी एक्ट। जैसे आप लोगों का आईटी एक्ट में हम लोग किसके ऑर्डर के अगेंस्ट जाते हैं एपेलेंट ट्राइब्यूनल में, कंट्रोलर या एजुडिकेटिंग अथॉरिटी के डिसीजन से अगर हम सेटिस्फाई नहीं हैं तो हम जाते हैं एपेलेंट ट्राइब्यूनल में। तो आपको बताना है एपेलेंट ट्राइब्यूनल का नाम क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए एपेलेंट ट्राइब्यूनल का नाम क्या है। द टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेंट ट्राइब्यूनल, साइबर रेगुलेशन एपेलेंट ट्राइब्यूनल, सिक्योरिटी एपेलेंट ट्राइब्यूनल, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्राइब्यूनल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट वन, जल्दी बताइए। सबको यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर बताना है। एपेलेंट ट्राइब्यूनल का नाम क्या होता है आईटी एक्ट में। जो जो यहाँ पे लाइव है, इट्स अ रिक्वेस्ट
कृपया करके आंसर दीजिए यहाँ पे। और हम लोगों का लाइव क्लास शुरू होने जा रहा है, नया बैच 22 मार्च से। तो अगर आपने में से किसी ने भी अभी तक लाइव बैच में इनरोलमेंट नहीं किया है तो 22 मार्च से जो आप लोगों का बैच शुरू हो रहा है आप उसमें इनरोलमेंट कर सकते हैं। 22 मार्च। बताइए भाई, what will be the right answer for this question? So guys, the right answer will be the telecom dispute settlement and appellant tribunal. काफी स्टूडेंट्स ये साइबर रेगुलेशन appellant tribunal को टिक मार्क करेंगे, but this is not the right answer. The right answer is A is the right answer. Is that okay? तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा. This is the right answer. A1. Okay, now any person agree by the order made by controller, मतलब अगर कोई भी डिसीजन ऑर्डर कंट्रोलर ने लिया है या एजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने लिया है अंडर आईटी एक्ट, तो आप लोग प्रेफर कर सकते हैं अपना मैटर टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेंट ट्राइब्यूनल में। तो बताइए कितने दिन में, मतलब ये जो मैंने आपको डायग्राम बताया था, आपको डेज बताना है कितने दिन में हम अपीलेंट ट्राइब्यूनल में केस फाइल कर सकते हैं। बताइए कितने दिन में? इट इज 30, 60, 45 या 10 डेज? इसका एग्जैक्ट आंसर बताइए। What will be the right answer? In how many days we can file the case to the appellant tribunal? और कब से स्टार्ट होगा वो दिन? जब से आपको कॉपी ऑफ ऑर्डर मिला है कंट्रोलर का या एजुडिकेटिंग ऑफिसर का। बताइए व्हाट इज द राइट आंसर? बोलिए। इट्स अ क्विक रिविजन मकेश्वर सर, ध्यान से। आईटी एक्ट हम मॉड्यूल डी में पढ़ चुके हैं मकेश्वर सर, इसलिए बोलती हूँ रिवीजन करते रहिए करते रहिए। रिवीजन नहीं करेंगे तो गलत आंसर देंगे। मतलब हम लोग चीजों को रिवाइज नहीं करते हैं। 30 डेज मकेश्वर सर जनरली होता है, लेकिन यहाँ पे आईटी एक्ट में हमने 45 डेज पढ़ा है। बिना रिवीजन के आंसर मत दीजिए। इसीलिए हर पेड क्लास में क्लास के बाद मैं समरी डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, डेफिनेशन, जो कि 99% स्टूडेंट इसको नहीं पढ़ता है। और नहीं पढ़ने से हमारा सब पढ़ा लिखा 0% आ जाता है। सो प्लीज फोकस। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा एक्ट कंप्लीट करें, बिकॉज आईटी एक्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया जो कि बुक में जैसा भी था। अब हम करेंगे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। सो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आप लोगों का बना है 1988 में, ठीक है, जो कि अमेंड हुआ है 13 में भी हुआ है, 18 में भी हुआ है, 2021 में भी हुआ है, जिसका एम क्या है? टू कॉम्बैट द करप्शन एंड अदर मिसकंडक्ट मेनली इन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंटरप्राइज इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक। तो जितने भी आप लोग के पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, अगर यहाँ पे भी करप्शन होता है तो इस एक्ट के जरिए डील किया जाएगा। ठीक है, The Act defined cases which may be tried under it and require such trial to be presided over by the special judge। मतलब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, ठीक है, जो भी आप लोग का जज हैंडल करेगा मैटर, दैट इज कॉल्ड स्पेशल जज। तो स्पेशल जज आते कहाँ से हैं? देखिए, जो भी हमारे इंडिया में क्रिमिनल केस होता है, तो क्रिमिनल केस का सबसे लोअर कोर्ट को क्या कहते हैं? सेशन कोर्ट कहते हैं। मतलब कोई भी मैटर, किसी ने भी मर्डर किया, रेप किया, थेफ्ट किया, तो सबसे पहले हम लोग क्रिमिनल केस में लोअर कोर्ट में जाते हैं। तो लोअर कोर्ट को सेशन कोर्ट बोलते हैं। तो सेशन कोर्ट में आप लोग का जज कौन होता है? सेशन जज होता है। तो सेशन जज को ही हमारा स्पेशल जज अपॉइंट किया जाता है। इज दैट ओके? तो कोई आपसे पूछे स्पेशल जज कहाँ से लिया जाता है? सेशन कोर्ट से। और इसको अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट आप लोगों का गवर्नमेंट करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ दीज जजेस आर ऑल्सो स्टिपुलेटेड। मतलब इनका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए ये भी आप लोग का एक्ट में मेंशन है। द स्टेट्यू ऑल्सो एनुमरेट द मैक्सिमम पनिशमेंट एंड फाइन। याद रखिएगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मिनिमम आप लोग का 3 साल का पनिशमेंट होता है और मैक्सिमम आप लोगों का 7 साल का पनिशमेंट होता है। ठीक है, नाउ
So the statute also enumerate the maximum punishment and fine which may be prescribed for the different types of penalty, as also prescribe the designation and the level of police officer who is authorized to investigate. तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में क्लास अगर मैं बात करूं दिल्ली का, मेट्रोपॉलिटन सिटीज का और एल्सवेयर का, इन तीनों का जो पुलिस होगा फॉर इन्वेस्टिगेशन ये आप लोग का अलग होता है. एग्जैक्टली राहुल कुमार सर, द डीबीएफ सर्टिफिकेट के लिए अगर आपका लीगल आता है तो ये सेगमेंट आप लोगों का इंपॉर्टेंट है सर. ठीक है राहुल सर. सो क्लास ये हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है. याद रखिएगा हाई कोर्ट इज एम्पावर्ड टू कंसीडर अपील एंड रिविजन जजमेंट डिक्रीड बाय द स्पेशल जज. ठीक है. अंडर द स्टेट्यूट पावर हैव बीन गिवन टू द इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर above a specific level to inspect any banker books that relate to the account of person suspected to have committed that offense or any other person suspected to holding the money. तो ये सब आप लोगों के एक्ट है जो करेंगे तो इस एक्ट के अंतर्गत आप लोग को पनिशमेंट मिलेगा. तो चलिए भाई अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट रिक्वायर ऑफेंस टू बी ट्राइड बाय सुप्रीम कोर्ट जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज, स्पेशल जज या हाई कोर्ट जज. बताइए. अभी हमने पढ़ा, इसका एग्जैक्ट आंसर बताइए. प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट रिक्वायर दैट ऑफेंस be tried by Supreme Court judge, District Court judge या Special judge. हाँ जी क्लास. What will be the right answer? बोलो बोलो बोलो. So यहाँ पे क्लास जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन स्पेशल जज अभी हमने पढ़ा. ठीक है. नेक्स्ट. What is the latest period by which the trial under Prevention of Corruption Act has concluded in all respect? बताइए. 4 साल, 2 साल, 6 साल या 3 साल. What is the right answer? What is the latest period by which a trial under the Prevention of Corruption Act has to be concluded in all the respect? देखो कोर्ट तो है नहीं, ये कोर्ट होता तो वहां पे कोई फिक्स पीरियड नहीं होता. यहाँ पे मिनिमम कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए. मिनिमम एंड मैक्सिमम. तो मिनिमम मैं बता दे रही हूँ 2 साल में आप लोग का ट्रायल कंक्लूड होना चाहिए. मैक्सिमम बताइए कितना होना चाहिए. द मैक्सिमम विल बी बोलो बोलो भाई. द मैक्सिमम विल बी दैट इज 4 ईयर. ठीक है. 2 साल और मैक्सिमम 4 ईयर. दिस इज राइट आंसर. नेक्स्ट. ट्रांसफर ऑफ सूट अंडर दिस वन shall be transferred from one court to another under this act. बोले क्लास. The transfer of suit under the Prevention of Corruption Act may not at all be transferred from one court to another. So यहाँ पे this is absolutely right. ठीक है. ट्रांसफर आप लोगों का नहीं होता है. नेक्स्ट. What is a maximum period of punishment? मैंने आपको अभी बताया था मैक्सिमम पीरियड ऑफ पनिशमेंट कितना होगा अगर कोई बंदा इसमें किसी को उकसाता है. अबेटमेंट का मतलब क्या होता है? किसी को उकसाना. बताइए. 5, 8, 10, 7. व्हाट इज द राइट आंसर? What is the maximum period of punishment by imprisonment which may be meted out for abatement of offense
अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो यहाँ पे क्लास मिनिमम आपका 3 साल का पनिशमेंट होता है, मैक्सिमम 7 साल का। सो डी इज द राइट आंसर। क्या है आप लोग का? डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। या अब आप लोग का है मेट्रोपॉलिटन एरियाज में आपको बताना है अंडर द सीआरपीसी जो इन्वेस्टिगेशन होता है, तो यहाँ पे कौन सा पुलिस ऑफिसर, नो पुलिस ऑफिसर बिलो विच रैंक इज ऑथराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट द ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस? बताइए। व्हाट इज द राइट आंसर? आपको दिल्ली का मेट्रोपॉलिटन एरियाज ये सब चीज का याद करना है। सो यहाँ पे 5वें का एग्जैक्ट आंसर क्या है? सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। Hello everyone, a very good evening to all of you. Welcome to the Officer Adda 24/7, the special session of your BRBL subject in the bilingual language. जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, आप सब जानते हैं ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एक्ट का समरी और उसके क्वेश्चंस। सो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं आप सब के लिए ये जो सेशन है, जहाँ पे मैं पेड क्लास में समरी को डिस्ट्रीब्यूट भी करती हूँ, लेकिन आप में से काफ़ी हैं 90% जो नहीं पढ़ते हैं, तो इसके लिए ये आप लोगों को सेशन अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम। समरी ऑफ द एक्ट एंड द मैकमिलन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हम लोगों के मॉड्यूल डी में सिर्फ 2 एक्ट बाकी हैं, LLP एंड द कंपनी एक्ट, उसको हम करेंगे। देखिए LLP, सो इट इज बेसिकली द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म। क्या होता है ये LLP? सो LLP इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनरशिप प्लस कंपनी एक्ट के फीचर्स। पार्टनरशिप और कंपनी एक्ट के फीचर्स। सो LLP इज अ body corporate with a perpetual succession. Perpetual succession, body corporate, separate from the partners. जैसे LLP में भी जो मेंबर काम करते हैं उनको हम पार्टनर्स बोलेंगे। कंपनी की तरह रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है जिस तरह अगर LLP के सारे पार्टनर्स अगर मान लीजिए सबकी डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो भी आप लोग का LLP कंटिन्यू चलेगा। And LLP have a separate existence from the partners of the firm. That is important. Any individual or body corporate may be the partner in a LLP provided they are competent to contract. LLP में 2 आप लोगों के designated partner होते हैं, 2 minimum, unlimited that is maximum, और डेजिग्नेटेड 2। तो जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं ना, उनका बेसिक काम क्या होता है? उनका बेसिक काम होता है जितने भी LLP में आप लोगों के लीगल कंप्लायंस होते हैं ना, वो सब की सब कौन करता है? आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर्स करते हैं। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। इज दैट ओके? तो ये आप लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ LLP shall obtain the designated partner identification number. उनके लिए जरूरी है द डेजिग्नेटेड पार्टनर is responsible for the doing all the acts, matter, things that is required to be done by the LLP. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का LLP का क्या काम है उस चीज के बारे में डिस्कशन है आपका। LLP is incorporated once it is registered with the registrar and he and she give a certificate that LLP is incorporated by the name specified. जैसे कोई भी पर्सन अगर LLP को ओपन करता है तो अपने नाम के पीछे उसको LLP लगाना, जैसे सपोज निकिता मोटर्स LLP, तो LLP लगाना नाम के पीछे जरूरी है। ऑन रजिस्ट्रेशन LLP may by its name
capable of suing and being sued. That is also much important. ठीक है, तो ये आप लोगों का बेसिक एलएलपी के बारे में है. Mutual rights and duties of partner in LLP and the mutual rights and duties of LLP and its partners are governed by LLP agreement. देखिए अगेन LLP agreement. जैसे क्लास आप लोगों का कंपनी है, कंपनी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज इम्पॉर्टेंट. पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड इज इम्पॉर्टेंट. तो इसी तरह LLP में आप लोगों का LLP एग्रीमेंट है, दैट इज इम्पॉर्टेंट. इज दैट ओके? बिल्कुल टू द पॉइंट. देखो समरी का मतलब ही होता है कि टू द पॉइंट चीजें हमें पढ़नी है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है. द रूल्स regarding different conversion are provided in chapter 10 of section 58 to 55 to 58 of LLP 2008, which has been dealt with it in this unit, beside rules pertaining to the maintenance of book of account, other record, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग. मतलब जो आप लोग का कंपनी में ऑडिटिंग ये सब होता है वो आप लोगों का यहाँ भी होता है. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है क्लास. तो ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट टर्म्स है यहाँ पे. आई होप सो दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स पे डाउट को पूछ सकते हैं. तो चलिए भाई आप क्वेश्चन करते हैं. The advantage of which form of business organization is incorporated in LLP? Private limited company and public limited company, sole proprietorship firm and partnership firm, partnership firm या private limited company या all business organization. So बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? बताइए क्लास. What is the exact answer for this one? हाँ जी क्लास बताइए. जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स है फटाफट आंसर दीजिए. दैट इज इम्पोर्टेंट वन. सो यहाँ पे क्लास द एग्जैक्ट आंसर विल बी दैट इज partnership firm and the private limited company. Is that okay? So this is the right answer. Next, true and false. क्या LLP का perpetual succession होता है? It means अगर कोई member insolvent हो जाता है या कोई member मर जाता है तो as it is चलेगा? The answer will be yes, true. The minimum number of designated partner is 5. क्या मिनिमम जो डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए क्या वो सिर्फ 5 ही चाहिए? बताइए. तो यहाँ पे द मिनिमम नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ LLP इज 5. दैट इज फॉल्स. 2 आपका होना चाहिए. ठीक है. अंडर LLP एक्ट द टर्म resident in India means a person who stayed in India for the period not less than 182 days during immediately preceding 180 year. बताइए इज दैट ट्रू एंड फॉल्स? तो यहाँ पे ये डेफिनेशन टर्म का आप लोग का क्वेश्चन है. रेसिडेंट इन इंडिया डेफिनेशन टर्म का क्वेश्चन है. बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर. जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं फटाफट आंसर दीजिए और इसके बाद हम कंपनी एक्ट के टर्म्स को पढ़ेंगे. तो यहाँ पे क्लास ये आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है. दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. ठीक है. An individual shall not become a designated partner in any LLP unless he has given prior consent to the act. Individual shall not become a designated partner in LLP unless he has given the prior consent.
So individual shall not become designated partner in any LLP unless he has given his prior consent to the act. That is not necessary. बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर. So यहाँ पे क्लास the right answer for this is absolutely true. ठीक है, this is absolutely true. Done. A LLP may appoint a designated within 15 days of the vacancy arising of any reason. That is true and false. हाँ जी क्लास. LLP partnership may appoint a designated within 15. That is false. बिल्कुल गलत है. तो ये आप लोगों का बेसिक क्या है, क्वेश्चन आंसर LLP के जो बुक में गिवन है. अब हम लोग के पास टाइम है तो हम कंपनी एक्ट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे सो दैट जब कल क्वेश्चंस करेंगे आप लोग तो आपको इजी रहेगा. ठीक है, कंपनी एक्ट. सो कंपनी इज बेसिकली आर्टिफिशियल लीगल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, डिसॉल्व बाय लॉ अलोन. ये इसका डेफिनेशन. इट इज इनविजिबल, intangible, exist only in the eye of law. कंपनी का मेंबर्स के अलग लीगल एग्जिस्टेंस होता है, कंपनी का अलग लीगल एग्जिस्टेंस होता है. अ कंपनी कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, a company can enter into the contract in its own name and it can acquire and dispose property, can be fined under the provision of law for the violation of law. Exactly, जब कंपनी को हमने आर्टिफिशियल लीगल पर्सन माना है, कंपनी के नाम से अगर आप कोई भी एक्ट करते हैं, यू आर लाइबल अंडर द कंपनी एक्ट. कंपनी इज लाइबल. इट इज द distinct entity from the members forming it. Since company is a distinct legal person, it has its own signature, common seal, with the name of the company engraved it. Consequently, it is also different from the partnership firm in a number of ways. बिल्कुल, partnership firm is totally different. अगर partnership firm देखा जाए, registration is not compulsory, but for the company, it is compulsory. Partnership में member minimum 2, maximum 50. कंपनी में पब्लिक कंपनी का अलग, प्राइवेट कंपनी का अलग. तो इस तरह से पार्टनरशिप और कंपनी आप लोग का टोटली अलग अलग होता है. ठीक है, दे आर नॉट सेम. देर आर वेरियस टाइप ऑफ कंपनी. हमने पढ़ा था पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, स्टेचुरी कंपनी, चार्टर्ड कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी. वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनी हमने पढ़ा. 2 डॉक्यूमेंट आप लोगों के कंपनी में इंपॉर्टेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको मैं हमेशा बाहर वाली इज MOA, घर वाली इज AOA. These are the basic documents required by the company prior to its incorporation and has to be registered with the registrar of company. MOA give the basic details of the company, its objective and the most important document of the company. ठीक है. AOA देखा जाए, let's talk about internal management of the company. It consists the set of rules, regulations by law made by company for the internal management and for carrying out object of the company embodied in it. Is that okay? Now, both MOA and AOA has to be normally filed with registrar of company before registration of the company. Once registered, the effect of registration is that MOA, AOA bind the company to absorb all the provision. मतलब जो भी डॉक्यूमेंट में हमने प्रोविजंस को लिखा है, the company have to follow. Suppose मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसमें आपके 6 क्लॉज इंपॉर्टेंट है. नेम क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, रजिस्टर क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, देन एसोसिएशन क्लॉज जिसको कि हम सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी बोलते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लॉज भी. तो ये क्लॉजेस MOA में मेंशन है. इसके बियॉन्ड आपने काम किया ना तो वो काम आप लोगों का अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर हो जाता है. इज दैट ओके?
That is important. The doctrine of ultra vires lay down a company cannot carry on the object not permitted by its memorandum of association. तो मतलब अल्ट्रा वायरस का मतलब है बियॉन्ड द पावर आपको काम नहीं करना है. इज दैट ओके? कंस्ट्रक्टिव नोटिस, अगर आउटसाइडर इन्वेस्ट करना चाहता है कंपनी में, सो कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलता है अगर रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी ने मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इन्वेस्टर को शो कर दिया है तो इन्वेस्टर का काम है सारा चीज पढ़ना. अगर नहीं पढ़ा उसकी गलती है. ठीक है क्लास? अगर नहीं पढ़ा तो किसकी गलती है? आउटसाइडर की. तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस सी से कंस्ट्रक्टिव कंपनी को बचाता है. व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट? इंडोर मैनेजमेंट इज बेसिकली व्हाट? जैसे सेम एग्जांपल, इन्वेस्टर वांट टू इन्वेस्ट इन द कंपनी. सो यहाँ पे आउटसाइडर, राइट, जो आप लोगों के आउटसाइडर होते हैं, अब कंपनी ने कुछ चेंज किया. मैं आपको इंडोर मैनेजमेंट बता रही हूँ. कंपनी ने कुछ चेंज किया, अब उस चेंज के बारे में आउटसाइडर को नहीं बताया, तो भाई आउटसाइडर को अपने आप कैसे मालूम चलेगा? आउटसाइडर को अपने आप मालूम चलेगा नहीं. इन दैट केस द कंपनी इज लायबल अगर कोई भी एक्ट उस अमेंडमेंट से होता है. दैट इज कॉल्ड इंडोर मैनेजमेंट. तो कंस्ट्रक्टिव और इंडोर दोनों आप लोगों के अपोजिट है. ठीक है, दोनों क्या है? एक्सेप्शंस हैं आपस में. नाउ member of a company has to be defined under section 2 clause 55 of Company Act. Any person competent to contract can be the member. There are various modes by which person etc can acquire membership in a company. Every company is required by the statute to keep an updated register of member debenture holders containing certain minimum information. This one, the register are to be kept in the register office of the company and open to the inspection by the general public. The Company Act confer the rights of the member. Statutory rights, जो ऐसे rights जो Company Act में mention है. Documentary right, जो आप लोग के MOA और AO में mention है. और property rights, ऐसे rights जो कि आप लोगों के journal rights है. तो ये तीनों rights हमारे member के mention है. Public company has to issue prospectus before raising fund from the public. The company, the promoters and the directors have a certain liabilities for any wrongful statement that may be included in the prospectus on the basis of public invest fund into the company by subscribing to the share and debenture. अगर prospectus में कुछ गलत information लिखा आपने तो civil और criminal liability impose हो सकता है. The management of the company is with the board of director elected by the member of company. The company can have a maximum number of 15 directors. तो अगर मैं बात करूं पब्लिक कंपनी का, मिनिमम 3, मैक्सिमम 15. प्राइवेट कंपनी 2, 15 और 1 पर्सन कंपनी 1, 15. तो ये आप लोगों के डायरेक्टर्स हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम. इज दैट ओके? लेकिन कंपनी मोर देन 15 डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट कर सकती है. Every listed public company shall have at least 1/3 of the total number of directors as an independent director, and the central government may prescribe minimum number of independent director in the case of this one. ठीक है? The methodology to be adopted for appointment of directors and the rules for retirement of director is also discussed in this unit. Other provision of Company Act as record the holding of qualification share by directors, maximum number of directorship. काफी सारी चीजें हमारे डिटेल में डायरेक्टर्स के बारे में गिवन है इन आवर. हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू द ऑफिसर अड्डा 24/7, द स्पेशल सेशन ऑफ योर BRBL सब्जेक्ट इन द बाइलिंगुअल लैंग्वेज. सो आज मॉड्यूल डी का लास्ट हम लोगों का सेगमेंट है. मॉड्यूल डी में टोटल आप लोगों के 9 एक्ट थे, राइट, जिसमें से हम लोगों का आज लास्ट कंपनी एक्ट है एंड वी आर डूइंग द समरी ऑफ द एक्ट एंड द मैकमिलन क्वेश्चंस. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. कल हम लोगों ने कंपनी एक्ट का पूरा समरी पढ़ा था, राइट. व्हाट इज कंपनी, वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनी,
Memorandum of Association, Article of Association, what is Doctrine of Ultra Vires, Constructive Notice, Indoor Management, Member, Prospectus, Director, सब चीज़ के बारे में पढ़ा था। तो चलिए भाई, अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके, वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सेशन में, दैट डायरेक्टर्स आर द एक्चुअल ओनर ऑफ अ कंपनी। बताइए यस या नो। सबसे पहला क्वेश्चन है, डायरेक्टर्स आर द एक्चुअल ओनर ऑफ अ कंपनी। हाँ जी क्लास, बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर। क्या जो हम लोगों के डायरेक्टर्स होते हैं, दे आर द एक्चुअल ओनर ऑफ अ कंपनी? से यस और नो। बताइए डायरेक्टर्स। नो। एक्सेलेंट मकेश्वर सर, द आंसर इज actual owner. The answer is false. A company has to be compulsory registered under the Company Act 2013. That is true and false. क्या कंपनी को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है कंपनी एक्ट 2013 में? सेशन को फटाफट लाइक करिए, और आज कंपनी एक्ट के BRBL बुक के सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमने पढ़ा है कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। अ कंपनी कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम। क्या कंपनी कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम से नहीं कर सकता? मैंने आपको बताया है, कंपनी हैव अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस एंड द मेंबर हैव अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। तो कंपनी कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम। क्या ये सही है आप लोग का? दैट इज फॉल्स, क्योंकि कंपनी अपने नाम से भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस कर सकता है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है। इफ ऑल द मेंबर ऑफ कंपनी डाई, क्या कंपनी हमारा वाउंड अप हो जाती है, डिसॉल्व हो जाता है? बताइए। एक्सीलेंट मकेश्वर सर। जो भी यहाँ पे कैंडिडेट से लाइव क्लास चल रहा है, फटाफट आंसर दीजिए ताकि कंपनी एक्ट क्विक रिवीजन हमारा हो जाए। सो यहाँ पे इफ ऑल द मेंबर डाई कंपनी विल बी वाउंड अप, दैट इज फॉल्स, क्योंकि कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, कंपनी एज इट इज चलता रहता है। कंपनी इज अ लीगल, देखो वही क्वेश्चन आ गया, इज अ लीगल पर्सन हैविंग द परपेचुअल सक्सेशन। जल्दी बताइए, हैविंग द परपेचुअल सक्सेशन, द आंसर इज ट्रू। बताइए जी मगेश्वर सर, जो हमने पढ़ा एक्सीलेंट, जो हमने पढ़ा ऐसा लगा कि भाई ये अननोन चीजें हैं, इसलिए बोलती हूँ पेड क्लास को ना बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करिए। BRBL के क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है, आप लोग खुद देख सकते हैं कैसे आप लोग इन सबको सॉल्व कर सकते हैं। इज दैट ओके? चलिए नेक्स्ट सेगमेंट करते हैं हम लोग। अच्छा, इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, मतलब टाइप्स ऑफ कंपनी आपने पढ़ा ना, तो उसमें मान लीजिए जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी कैन रिकवर मनी फ्रॉम द मेंबर इफ अ कंपनी इज नॉट मेकिंग प्रॉफिट। बताइए। हाँ जी क्लास, बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर। दैट इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। जल्दी बताइए। जल्दी 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 जल्दी, व्हाट विल बी द राइट आंसर? व्हाट विल बी द राइट आंसर? टू द पॉइंट क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, ये जो हमने पढ़े हैं वो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के। तो टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ा ना, तो टाइप्स ऑफ कंपनी का आप लोगों का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्लास फर्स्ट का एग्जैक्ट आंसर क्या है? दैट इज टोटली फॉल्स। ठीक है, ये आप लोगों का फॉल्स। ठीक है,
क्योंकि जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती है उसमें जितना मेंबर शेयर लिया है उतना ही लायबिलिटी होगा. डन. Member cannot transfer share in a public company without consent of other member. पब्लिक कंपनी में अगर हमें शेयर को ट्रांसफर करना है तो क्या हमें कंसंट लेना जरूरी है? क्या हमें कंसंट लेना जरूरी है क्लास? द आंसर इज बिल्कुल नो, बिकॉज पब्लिक कंपनी में वी कैन इजिली ट्रांसफर द शेयर. प्रोस्पेक्टस जनरली क्या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के द्वारा इशू होता है? प्रोस्पेक्टस क्या जनरली पब्लिक लिमिटेड कंपनी के द्वारा इशू होता है? जल्दी बताइए. The prospectus generally issued by the public limited company? The answer is absolutely yes. ठीक है, that is a true statement. ठीक है क्लास, आई थिंक आप लोगों को सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे होंगे. चलिए जी, नेक्स्ट हमारा मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी. बताइए, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर होते हैं? मिनिमम, टेल मी. मिनिमम हाउ मेनी मेंबर्स? तो भाई मिनिमम जल्दी से, दैट इज 2. मिनिमम नंबर इन अ पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी में मेंबर्स हमारे मिनिमम 7 होते हैं. सब बहुत इजी है, बहुत इजी है, तुरंत आंसर आना चाहिए. मैक्सिमम नंबर, अब क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमम नंबर हमारे कंपनी में, मैक्सिमम नंबर इन द प्राइवेट कंपनी आप लोग का कितना होगा? तो मैक्सिमम 200. मतलब बीआरबीएल बुक्स में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, बिल्कुल बोला ना, तुरंत आपको आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट, मैक्स, और देखो कितना रिवीजन भी तो हो रहा है, हमारा सारा पॉइंट का रिवीजन हो रहा है. मैक्सिमम नंबर इन पब्लिक कंपनी, एनी नंबर. हो गया. प्राइवेट कंपनी शुड हैव मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ रुपीज. मिनिमम पेड अप कैपिटल, दैट इज नो मिनिमम रिक्वायरमेंट. और यही चीज पब्लिक कंपनी में, नो मिनिमम रिक्वायरमेंट. In a government company, the government hold at least how many percentage of the paid up capital? तो गवर्नमेंट कंपनी कितना होल्ड करके रखता है बताइए? 12, 15, 50 या 51%? जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, सेशन को जितना हो सके शेयर करिए और खुद को एनालाइज करिए कि कितना आपको कंपनी एक्ट के सेगमेंट याद है. बोलिए, व्हाट इज द राइट आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर हेयर? बहुत बढ़िया मकेश्वर सर, 51% इज द राइट आंसर. एक्सलेंट. नेक्स्ट, अगर आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमेशा प्रिवेल करेगा? प्रिवेल का मतलब सुपरसीड करेगा. बताइए, कौन सा डॉक्यूमेंट हमारा सुपरसीड करेगा? जल्दी बताइए, बोलो बोलो बोलो. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमने बोला दैट इज बाहर वाली, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दैट इज घर वाली. तो बताइए कौन सुपरसीड करेगा अगर दोनों में भिड़ंत हो जाता है? तो दोनों में अगर भिड़ंत होता है तो हमें मालूम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो ये आप लोगों का टोटली फॉल्स स्टेटमेंट है. समझे? फॉल्स स्टेटमेंट है. अच्छा, वन ऑफ द क्लॉज कंटेन इन मेमोरेंडम इज ऑब्जेक्ट क्लॉज. तो पहले याद करो फटाफट. नेम क्लॉज होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, लाइबिलिटी क्लॉज होता है, कैपिटल क्लॉज होता है, रजिस्टर क्लॉज होता है, और एसोसिएशन क्लॉज होता है, जिसको हम सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी बोलते हैं. तो 6 क्लॉज ये रहा. तो ये आप लोगों का ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, दैट इज ट्रू. द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी वन रजिस्टर इट्स बाइंड द फर्म. क्या ये फर्म को बाइंड करते हैं? बताइए. मतलब whatever that is written, whatever that is written in the memorandum
an article, the company is bound to follow it. बताइए, the company is bound to follow it. The answer is absolutely true. ठीक है, the answer is absolutely true. ठीक है, next. अब देखो भाई, आपका डॉक्ट्राइन का आ गया. अल्ट्रा वायरस कहता है that every outsider is assumed to have read the memorandum and article. ये क्या इसका वर्डिंग्स है? ये वर्डिंग्स तो मेरे ख्याल से आप लोगों का कंस्ट्रक्टिव नोटिस का है. मैं आपको सही आंसर बता रही हूँ. कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब होता है that the outsider should be assumed to have read everything that is written. तो ये तो भाई बिल्कुल गलत है हमारा. Constructive notice state that outsiders are not required to see the compliance of internal regulations of the company. ये हमारा किस चीज का है? ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस है. ये तो हमारा इंडोर मैनेजमेंट का डेफिनेशन है. तो ये भी हमारा क्या है? दैट इज फॉल्स. और लास्ट क्या है? इंडोर मैनेजमेंट ले डाउन दैट कंपनी कैन नॉट कैरी ऑन द ऑब्जेक्ट नॉट परमिटेड बाय मेमोरेंडम. ये तो हमारा अल्ट्रा वायरस का डेफिनेशन है. तीनों ही आपके फॉल्स है. तो मैंने तीनों में एग्जैक्ट आप लोगों का वर्डिंग यहाँ पे लिख दिया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. बताइए, कोई दिक्कत? मकेश्वर सर बताइए, क्वेश्चंस करने में कैसा लग रहा है बताओ. इसलिए बोलती हूँ सिर्फ चीज़ों को अपना लो. जो मैं पेड क्लास में पढ़ाती हूँ बिल्कुल टू द पॉइंट कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए. जो क्वेश्चंस देती हूँ उन क्वेश्चंस को करिए. वाईटी में देख लो, समरी करा रही हूँ जो मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है, और बीआरबीएल बुक के क्वेश्चंस और डेफिनेशन इसके बाद कराऊंगी. तो इतना सब चीज़ें करिए यार. सफिशिएंट मटेरियल प्रोवाइड होता है अड्डा की तरफ से so that you can easily crack your exam in the first and the single attempt. बस रिविजन करना है आपको और क्वेश्चन सॉल्व करना है. एग्जैक्टली मकेश्वर सर. ठीक है, चलो नेक्स्ट. A minor can be the member of private company but not public company. जरा बताना तो इसका आंसर. जरा बताइए तो भाई इसका आंसर. जो माइनर है प्राइवेट कंपनी का मेंबर बन सकता है लेकिन पब्लिक कंपनी का नहीं बन सकता. क्यों भाई? A minor can be the member of private company but not of a public company. That is totally false. ठीक है. A member can inspect the register of member. क्या member inspection कर सकता है? बताइए. बहुत बढ़िया. क्या member register को इंस्पेक्ट कर सकता है? बहुत बढ़िया. जल्दी भाई, लाइव इतने सारे हैं लेकिन रिप्लाई सिर्फ एक का आ रहा है मुझे बस. क्यों भाई? एक्सीलेंट. तो भाई मेंबर कैन इंस्पेक्ट, दैट इज ट्रू, बिल्कुल कर सकता है. A company limited by share, the member is liable to pay full nominal value of the share. Full nominal value of the share and the liability of the member ends there. जितना शेयर उतना तो पे करना ही पड़ेगा. जितना शेयर्स लिया है, बिकॉज लिमिटेड बाय शेयर्स है, so the member is liable to pay full nominal value of share, the liability of this, that is true statement. 50 शेयर लिया है, 50 तक का liability. A company is required to keep foreign register in India only. D. A company is required to keep its foreign register in India only. क्या इंडिया में ही रखना है? नहीं, बाहर भी हमें रिकॉर्ड करके रखना है. सो दिस इज द राइट आंसर. समझ में आ गया? दिस इज द राइट आंसर. जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं लाइव सेशन को देख रहे हैं, फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और डेली 9 बजे यहाँ पे प्रेजेंट होइए. कल से मैं मॉड्यूल सी कराऊंगी आपको. नेक्स्ट,
There's a no remedy available for the misstatement in prospectus by director. मतलब जो prospectus होता है हमारा कैटलॉग, अगर उसमें गलती हो जाती है तो कोई रेमेडी नहीं रहता. बट हमने तो पढ़ा है सिविल लाइबिलिटी होती है, क्रिमिनल लाइबिलिटी. तो ये आपका स्टेटमेंट टोटली फॉल्स है. A company proposing to issue red herring prospectus shall file it with the registrar at least 3 days prior to the opening of subscription list and the offer. बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर. एक एक वर्ड के आप लोगों के क्वेश्चन है. A company proposing to issue red herring prospectus shall file it register at the 3 days prior to the opening of subscription list and the offer. इसको याद कर लीजिए. That is a true statement. That is the true statement class. Is that okay? That is true one. Now next one. मजा आ गया डायरेक्टर का. A quick revision. चलो पहले आप लोग बताओ ABCD का आंसर. I'm just giving you 3 minute time. ABC का आंसर बताइए. ABC का आंसर बताइए जल्दी से. बोलो क्लास ABC का आंसर. बोलो बोलो बोलो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बढ़िया भाई. मैक्सिमम आंख बंद करके 15 और 1% कंपनी 15. मिनिमम इन पब्लिक 3, मिनिमम इन प्राइवेट सॉरी 2. दैट इज 2. ठीक है. और उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम हो गया 1% कंपनी. मिनिमम 1, मैक्सिमम 15. याद रखिएगा. एटलीस्ट डैश ऑफ द total number of directors of a public company are to be the person whose period of office is liable to be determination by retirement by rotation. कितने लोग जो कंपनी में हैं गंगाराम सर बैक टू पवेलियन हो जाते हैं. ऑप्शंस में दिखा देती हूँ आप लोगों को. बैक टू पवेलियन 2, 3, 7 या 2/3. लास्ट का बताइए. कितने लोग, कितने डायरेक्टर्स बैक टू पवेलियन. बोलो बोलो कितने. तो यहाँ पे क्लास 2/3. दिस इज द राइट आंसर. कितने 2/3. याद रखिएगा. नेक्स्ट. एवरी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज. अभी तो हमने पढ़ा पेड अप शेयर कैपिटल चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो दैट इज निल. ठीक है. नाउ जो एडिशनल डायरेक्टर्स होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं. एडिशनल डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रमोटर, अंडरराइटर, शेयर होल्डर. व्हाट इज द राइट आंसर. सो क्लास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सॉरी एडिशनल डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अपॉइंट होते हैं. याद रखिएगा. alternate directors are appointed by alternate, that is also board of directors. Casual vacancy in the board of director is filled by casual vacancy. बताइए. Hello everyone, a very good evening to all of you. Welcome to the Officer Adda 24/7, the special session of your BRBL subject in the bilingual language. जो भी यहाँ पे CIB के एस्पिरेंट हैं आप सबको मालूम है कि आप लोगों का
जो रजिस्ट्रेशन है मई से शुरू होगा और एग्ज़ाम आप लोगों का जुलाई 2024 में है। तो अपने आप से पूछिए, क्या ये टाइम सफिशिएंट है कि मैं एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ सिंगल और फर्स्ट अटेम्प्ट में? तो भाई मेरा आंसर होगा यस। तो आप में से जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, दिस इज पॉसिबल। और ये पॉसिबल कैसे होगा? देखिए कुछ स्टेप्स है ना, सिर्फ इसको फॉलो करिए इफ़ यू रियली वांट टू क्रैक योर एग्जाम। द फर्स्ट वन इज, कोई सा भी एक पेड बैच ले लीजिए, राइट? उस पेड बैच से क्या होगा ना, आप लोगों का जितना भी कॉन्सेप्ट है हर एक सब्जेक्ट का, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बिकॉज जब टीचर पढ़ाता है ना, तो हमें इजीली समझ में आता है। अगर हम बुक से पढ़ेंगे तो भाई कभी पढ़ेंगे, सोएंगे, मोबाइल देखेंगे, एटसेट्रा। लेकिन एक पेड क्लास लेके ना, जब पैसे पे होते हैं ना, तो अपने आप पढ़ाई हम लोगों का शुरू हो जाता है। तो सिर्फ एक पेड बैच लेना है। हम लोगों ने दिसंबर से बैचेस बनाना शुरू किया था। कोई सा भी बैच ले सकते हैं, और जहाँ पे आप लोगों का नॉर्मल क्लासेस चलेंगी, ठीक है? और वो भी पेड क्लास में बकायदा आप लोगों का लाइव क्लासेस चलता है। जैसे अगर मैं इसकी क्वालिटी बताऊं, लाइव क्लासेस आप लोगों की चलती है। लाइव क्लासेस में आप लोग ऑन द स्पॉट डाउट सेशंस पूछ सकते हैं। लाइव क्लास का रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों के पास रहता है, जिससे कि आप लोग कभी भी अपने टाइम के अनुसार उसको रिवीजन कर सकते हैं। जो हम पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ आप लोगों के पास 24/7 आप लोगों के पास पीडीएफ इसका अवेलेबल होगा, ठीक है? और इसी पेड बैच में हमारा हर एक कंपलसरी सब्जेक्ट का मॉक पेपर भी होता है। तो इतनी सारी सुविधाएं हैं पेड बैच में, दैट इज सफिशिएंट। और जो हम वाईटी सेशन चलाते हैं, तो जिस भी स्टूडेंट को एग्जाम क्रैक करना है ना, वाईटी सेशन पेड बैच इनरोल करिए, यू विल डेफिनेटली क्रैक योर एग्जाम। वाईटी सेशन में अभी तक हम लोगों का हर एक एक्ट का, हर एक सब्जेक्ट का मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन हम करा चुके हैं। उसका पीडीएफ, उसका सेशन अवेलेबल है। और अभी हम लोग मैकमिलन बुक के क्वेश्चंस को करा रहे हैं। मतलब आप लोगों को बुक टच करने की जरूरत नहीं है। तो जिसको भी एग्जाम क्रैक करना है, दिस इज द ओनली वे टू क्रैक योर एग्जाम। चलिए हम लोग कर रहे हैं समरी, और आज से हम लोग का शुरू हो रहा है मॉड्यूल सी। तो मॉड्यूल सी का सबसे पहला एक्ट मैं आपको जो डिफाइन करने जा रही हूँ, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट। ये एक्ट बेसिकली है क्या आप लोगों का? देखिए, जब कोर्ट के सामने बैंक का मैटर आता है, तो भाई कोर्ट को कोर्ट के सामने क्या एविडेंस पेश करना है अपने फेवर में? क्योंकि देखिए, कोर्ट, बैंक का काम क्या है? कस्टमर आता है, सर्विसेज लेता है बैंक के। अगर कुछ डिस्प्यूट अराइज होता है, तो अभी जाके अगर देखा जाए, तो अभी हमारे पास ऑप्शंस है, लोक अदालत जाओ, ओम्बड्समैन जाओ, कंज्यूमर फोरम जाइए, ट्राइब्यूनल जाइए। लेकिन पहले ये सब सुविधाएं नहीं थी। तो 1891 में हमारा कोर्ट ही तो चलता था। तो ये जो आप लोग का एक्ट बनाया है, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, तो बुक का मतलब जो चीज बैंक हमारा रिकॉर्ड के फॉर्म में रखता है, तो उसमें से कौन सा रिकॉर्ड हम एविडेंस के रूप में कोर्ट के सामने पेश करें, जिससे कि बैंक आप लोगों का विजेता घोषित हो। सो व्हेन द books of the bank are produced in the printout form, it is to be accompanied by the certificate that is detailed in section 2A. Similarly, any record of the bank required by court to be accompanied by the certificate brought out in the statute. याद रखिएगा, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट में बैंक को कभी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज एन एविडेंस के रूप में पेश करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को पेश करने की जरूरत नहीं है। सिंपली अगर देखा जाए, तो जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट, वो पेश करने का जरूरत है। When the data is stored in the computer form, a certificate from the person in charge of the computer system is required. तो जो भी कंप्यूटर सिस्टम का इंचार्ज होगा, उसका साइन, सिग्नेचर जरूरी है अगर हम कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट के सामने। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये समरी है, मैं इसको पेड क्लास में डिस्ट्रीब्यूट भी करती हूँ, और यहाँ भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आपको लैंग्वेज यहाँ का समझ में आए। इज दैट ओके?
इन एनी प्रोसीडिंग जहां पे बैंक आपका पार्टी नहीं है, पार्टी का मतलब मान लीजिए कोई सा भी मैटर एक्स वर्सेस वाई चल रहा है, बैंक इज नॉट अ पार्टी, सर्टिफाइड कॉपीज आर प्रोड्यूस, बैंक ऑफिसर कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस। तो जब बैंक हमारा पार्टी है ही नहीं तो हम बैंक के ऑफिसर को जबरदस्ती गवाह के रूप में पेश नहीं कर सकते, राइट? लेकिन वही है, कोर्ट चाहे तो कुछ भी कर सकता है। कोर्ट कैन ऑर्डर इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ द अकाउंट, कोर्ट किसी भी पर्सन को आप लोग का अलाउ कर सकता है कि बैंक के बुक्स को आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं। द ऑर्डर ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स मस्ट बी गिव 3 क्लियर डेज फॉर द बैंक टू अरेंज फॉर द इंस्पेक्शन, मतलब बैंक को 3 दिन का समय मिलेगा अरेंज करने का कि आप इंस्पेक्शन को अरेंज करवाइए। 3 क्लियर डेज मतलब आप लोगों का 3 वर्किंग डेज। Court has discretion to award cost for any application under the act. So guys, this is important. ये हमारा क्या है, ये हमारा आप लोगों का बेसिकली अगर देखा जाए तो बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमने पढ़े हैं उसका आप लोगों का एक्ट, ठीक है? करे क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, बैंकर्स बुक एविडेंस में जज का क्या मतलब है? बैंकर्स बुक एविडेंस में जज का क्या मतलब है बताइए, बोलो क्लास। जज किसे कहते हैं? तो अगर आपने डेफिनेशन टर्म पढ़ा है, बिकॉज मैं डेफिनेशन टर्म भी पेड क्लास में देती हूँ, दैट इज इजी। बताइए क्लास। हाई कोर्ट जज, बहुत बढ़िया मकेश्वर सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यू आर राइट, हाई कोर्ट जज। Which of the following person are not authorized to issue certificate under section 2A of the Bankers Book Evidence Act? जो हमने पढ़ा है ना वही क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि अरे यार कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट ना? बताइए, ये भी हमने पेड क्लास में पढ़ा है सर एंड मैम। ओके, ऑल आर एलिजिबल इन ऑप्शन, तो सर जी आंसर क्या होगा? Which of the following persons are not authorized to issue the certificate under Section 2A of the Banker Book Evidence Act? तो हमें मालूम है, जैसा कि सर ने भी कहा है, मैनेजर या प्रिंसिपल अकाउंटेंट का साइन चाहिए, पर्सन इन चार्ज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का साइन चाहिए। तो जब ऑल आर एलिजिबल, डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट, द कोर्ट माइट ऑर्डर बैंक, कोर्ट बैंक को ऑर्डर देता है to prepare and produce copies of entry relevant to the matter in issue, accompanied by the certificate that no other entries are to be found in the books and such order has to be served. कितने clear days में the bank have to follow? 3, 5, 4, 7। जो भी यहाँ पे सेशन को देख रहे हैं फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए, फटाफट सेशन को यहाँ पे लाइक कर दीजिए। बताइए क्लास। एक्सीलेंट, हेलो बिंदु मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पे आप लोगों का एग्जैक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया, दैट इज 3 क्लियर डेज, ठीक है। अच्छा, एनी ऑर्डर
made under the act for the payment of cost or by a bank may be enforced as if the bank were party. अगर बैंक पार्टी है तो ही हम बैंक को इन्फोर्स कर सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन यू हैव टू पे। जरा बताइए तो। बोलो 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 बोलो। व्हाट इज द राइट आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? जल्दी बता दो। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। सो फॉर दिस वन द राइट आंसर इज ट्रू। दैट्स ग्रेट। हो गया। देख लो कितना छोटू सा था आप लोगों का समरी और बुक्स के क्वेश्चंस। मतलब दो आई थिंक 10 मिनट लगा हमें करने में। अब आपको ये चीज याद रहेगा, ठीक है? इसीलिए आज मैं दूसरा एक्ट भी लेके आई हूँ। ओके, तो दूसरा एक्ट हमारा क्या है? लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। ठीक है, इसमें बेसिकली हमें पढ़ना क्या है? लोक अदालत के बारे में पढ़ना है। सो लोक अदालत इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर एन एरिया एंड यूजुअली कंसिस्ट। तो लोक अदालत क्या है आप लोग का? द टाइप्स ऑफ एडीआर है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम। लोक अदालत हो गया, ओम्बड्समैन हो गया, ट्राइब्यूनल हो गया, कंज्यूमर फोरम हो गया, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन, कंसिलेशन एटसेट्रा। तो ये सब कोर्ट के हेल्पर्स है। तो लोक अदालत की बात करें तो क्वेश्चन आता है किस एक्ट में है आप लोग का? द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, इस एक्ट में है। ठीक है, इसमें कौन होता है? सर्विंग एंड रिटायर जुडिशियल ऑफिसर इसमें होते हैं, एंड अदर पर्सन। अब अदर पर्सन का अपॉइंटमेंट जो हमारा कमिटी और अथॉरिटी है वो आप लोग का इंक्लूडेड है। ठीक है, अच्छा जी। इसे कौन इस्टेब्लिश करता है? तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए स्टेट अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी है, हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी है और तालुक लीगल सर्विस कमिटी है। तो टोटल हमारे यहाँ पे 5 अथॉरिटी और कमिटी है जो कि आप लोगों के लोक अदालत को क्या करते हैं? स्टैब्लिश करते हैं। एंड लोक अदालत इंटेंडेड टू ब्रिंग अबाउट कॉम्प्रोमाइज एंड सेटलमेंट। मतलब यहाँ इसका बेसिक एम क्या होता है? किसी भी केस का कॉम्प्रोमाइज, किसी भी केस का सेटलमेंट। दिस इज योर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, दैट्स इट। कोई डाउट किसी को इसमें? आई थिंक दैट इज वन ऑफ द इजिएस्ट एक्ट दैट वी हैव एवर रेड। लोक अदालत डिराइव जुरिस्डिक्शन बाय द कंसर्न ऑफ पार्टी। अगर हम बात करें जुरिस्डिक्शन की तो कंसर्न ऑफ द पार्टी और an application made to the court by one of the party to the dispute and the court is satisfied that the dispute between party could be settled by the lok adalat. In respect of the potential dispute, any party may request authority and committee organizing lok adalat to refer the dispute for the determination. मतलब basically मैटर कैसे जाएंगे लोक अदालत में? सबसे पहला, अगर दोनों पार्टी म्यूचुअल कंसर्न है मैटर जा सकता है। कोर्ट के पास कोई मैटर चल रहा है तो कोर्ट भी रेफर कर सकता है कि लोक अदालत में मैटर जाएगा। एक पार्टी ने एप्लीकेशन फाइल किया तो जाता है। तो ये सब जरिया है जिसके थ्रू लोक अदालत हमारा मैटर जाता है। लोक अदालत का कोई प्रोसीजर नहीं है, बट दे हैव टू बी फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी, फेयर प्ले, अदर लीगल प्रिंसिपल। और जो जस्टिस मिलता है लोक अदालत में उसको अवार्ड कहा जाता है। और अवार्ड आप लोगों का कोई अपील आप नहीं कर सकते। मतलब लोक अदालत का जो डिसीजन है दैट इज बाइंडिंग ऑन द पार्टी और कोई अपील हम लोग नहीं कर सकते। दैट्स इट। ठीक है क्लास, तो ये हमारा बेसिकली क्या है लोक अदालत के बारे में। इज दैट ओके? ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चंस हम लोग अपना। अच्छा और भी है, इफ नो सेटलमेंट, अगर सेटलमेंट नहीं होता है लोक अदालत में तो मैटर दोबारा से कोर्ट के पास जा सकता है। ठीक है, द लोक अदालत शेल एडवाइज द पार्टी टू सीक रेमेडी इन द कोर्ट। इज दैट ओके?
20 लाख तक के जो भी मैटर होते हैं आप लोग का लोक अदालत सॉल्व कर सकता है, ठीक है। और बेसिकली जो बैंक के एनपीए के मैटर होते हैं वो आप लोगों के लोक अदालत में हैंडल होते हैं। कौन से मैटर? एनपीए के मैटर। दैट्स इट। चलो, लोक अदालत आर ऑर्गेनाइज अंडर लोक अदालत एक्ट, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। बताइए क्लास, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। यस बिंदु मैम। बोलिए। अभी हमने बोला था कि भाई ये एक्ट का नाम आप लोगों का इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक्ट का नाम आप लोगों का दैट इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे क्लास बेसिकली दैट इज फॉल्स। लोक अदालत ऑर्गेनाइज टू सेटल ओनली द डिस्प्यूट दैट इज एग्जिस्टिंग। बताना जरा। बताइए क्लास। एग्जिस्टिंग ओनली? आर यू श्योर? ध्यान से सोच समझ के आंसर दीजिए। सिर्फ एग्जिस्टिंग मैटर रहेंगे हमारे? हाँ बाबा, हम लोगों के फ्यूचर मैटर भी जा सकते हैं, हम लोगों के फ्यूचर मैटर भी जा सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज फॉल्स। If one party intend to refer the dispute to Lok Adalat, the consent of other party is not required. जरा बताना तो। The consent of other party is not required. बताइए क्लास। सो यहाँ पे अगर एक पार्टी रेफर करती है मैटर को ले जाना लोक अदालत पे, कंसर्ट इज रिक्वायर्ड, दैट इज फॉल्स, ठीक है। लोक अदालत स्ट्राइव एट अराइविंग द कॉम्प्रोमाइज एंड सेटलमेंट बिटवीन द पार्टी। क्या लोक अदालत का जो बेसिक एम होता है कॉम्प्रोमाइज और सेटल करना होता है? बोलो 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 बोलो। दैट इज ट्रू स्टेटमेंट, एक्सीलेंट सर। देयर शेल बी नो अपील अगेंस्ट द अवार्ड ऑफ लोक अदालत, मतलब लोक अदालत ने जो एक बार कमिटमेंट कर दिया, वी कैन नॉट अपील, वी कैन नॉट अपील क्लास। हमेशा याद रखना, जो भी आप लोग के एडीआर के एग्जाम्पल्स हैं ना, हम लोग फर्दर अपील नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं बात करूं क्वेश्चन ऑफ लॉ का, तो जब भी क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होता है ना, तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं फॉर दिस वन।